रायपुर में कांग्रेस के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनील आनंद ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार की असफलता, ईडी की कार्रवाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास कार्य, शराबबंदी आदि मुद्दों के बारे में मीडिया को अपने विचार बताए। सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धर्मेंद्र ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महासचिव प्रोटोकॉल के इंचार्ज भाई अजय साहू जी, प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महासचिव आदरणीय शिव सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता भाई अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाई सत्य प्रकाश जी, प्रवक्ता भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया आए थे। गौरव भाटिया कांग्रेस की सरकार पे तमाम तरीके के आरोप लगा दिए गए, टारगेट किलिंग, भ्रष्टाचार और कुछ अभद्रता भी उन्होंने किया। मैं आप सब पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने क्वेश्चन आंसर आवर में उस अभद्रता के बारे में आपने आपत्ति भी दर्ज कराई कि वरिष्ठ नेताओं के बारे में, विशेष तौर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ की खुली पत्रकारिता का ही एक नमूना है जो आप सबने किया। हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पर आप सबके किसी व्यवहार के कारण ही छत्तीसगढ़ विशेष तौर पर रायपुर की पत्रकारिता काफी ऊंचे मानदंडों को तय करती है। साथियों, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ा के गए। गौरव भाटिया टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे। गौरव भाटिया के बयानों से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह के बयानों से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव के बयानों से एक बार फिर से साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र गिद्धों वाला है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है लाशों पे राजनीति करना। जिस प्रकार से टारगेट किलिंग की बात भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला रामपुर में बिरजू तावल की हत्या के बाद से कर रही है, उससे एक आशंका जब हुई है कि बिरजू तावल की हत्या कोई एक सामान्य हत्या नहीं है। कहीं इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। इस हत्या के पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता तो नहीं है। हम इस बात की मांग करते हैं कि बिरजू तावल की हत्या की उच्चस्तरीय जांच होना चाहिए और इस हत्याकांड में कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक लाभ देने के उद्देश्य से इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ दिनों से जो चरित्र बन गया है वह इस प्रकार का चरित्र हो गया है कि वह लाखों पे राजनीति करती है। नक्सलियों ने जो कायरता की है कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है, लेकिन जिस प्रकार से जीरम में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिरजू तावल की हत्या को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश में टारगेट किलिंग तो 25 मई 2013 को हुई थी, जब हमारे नेताओं को पूछ के मारा गया था। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है महेंद्र शर्मा, कौन है नीरज पटेल? उस टारगेट किलिंग के साक्षी और पीड़ित आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, यह एक सामान्य बात नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या होती है उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी इसको टारगेट किलिंग बनाती है। चुनाव चल रहा है, नामांकन के अंतिम दिन यह हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का नेता जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद बयानों की श्रृंखला आती है। पूर्व मुख्यमंत्री बयान देता है, प्रदेश अध्यक्ष बयान देता है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान देता है। इनके बयानों की श्रृंखला से भारतीय जनता
हो रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसके साथ ही हम एक सवाल यह भी खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 नेताओं को सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की सुरक्षा दी कि इनके ऊपर में खतरा है, तो बिरजू तालम को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बिरजू तालम की जान को पहले से खतरा था। यदि बिरजू तालम की जान को खतरा था तो बिरजू तालम को केंद्र सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? उन 24 नेता जिनको सुरक्षा दी गई है उनको सुरक्षा देने का मानदंड क्या था, और बिरजू तालम को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसके मानदंड क्या थे? भारतीय जनता पार्टी को इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। होता है कि जब जब छत्तीसगढ़ में अमित शाह आते हैं तब तब ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई क्यों होती है, तब तब छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं क्यों होती है? यह सवाल भी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। साथियों, गौरव भाटिया भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 15 साल तक लगातार में भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सावन के अंधे बने हुए थे। उन्हें हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दरअसल 15 साल तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चारागाह बन चुका था। रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का को भारतीय जनता पार्टी का एटीएम बना के रखा था। छत्तीसगढ़ का पैसा लूट लूट के नागपुर और गुजरात तथा दिल्ली तक जाता था। और पिछले 5 साल से जो छत्तीसगढ़ का लूट बंद हुआ है उसके बाद निर्णायक हुई भारतीय जनता पार्टी हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। जबकि हकीकत यह है कि देश की सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, जो अपनी योजनाओं का 95% से अधिक पैसा सीधे हितग्राहियों के खाते में डालती है। जब रमन सिंह की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के टेंडर, बड़े बड़े नेताओं के ठेके छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। ये आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं हुआ कि नई राजधानी में सड़क बनाने का ठेका किसका था, या बड़ी बड़ी कॉलोनियों का भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता थे? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अडानी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रही है। अडानी जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर गौरव भाटिया तक वही छत्तीसगढ़ में आके बोलते हैं, क्योंकि अडानी के हितों के बीच में छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में और अडानी के हितों के बीच में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार खड़ी हुई है। इसी से तिलमिलाए हुए अडानी लोग भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से आप सबने पूछा कि सबके खाते में 15 लाख कब आएंगे, तो तिलमिला गए। लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, हर के खाते में 15 लाख आने का वादा, दूसरा कार्यकाल पूरा होने को है, कब पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। रोजगार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के वायदे का क्या हुआ। अभी तक लगभग 19 करोड़ लोगों को 9.5 साल में रोजगार मिलना था। आबादी के अनुपात में लगभग 33 लाख छत्तीसगढ़ के भी युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार के वायदे का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी इसमें बोलती क्यों बंद है? 50 साल 1972 के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान में है देश की। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है, और छत्तीसगढ़ में आके भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता बेरोजगारी की बात करते हैं। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने महादेव ऐप के बारे में भी कहा। हमारा सीधा आरोप है, हमारा प्रमाणित आरोप है कि महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे को योगी सरकार और मोदी सरकार का समर्थन मिला है। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप को, इस ऑनलाइन सट्टे को बंद करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसका सरगना
समाचार माध्यमों के अनुसार दुबई में छुपा हुआ है। तो केंद्र सरकार उसको पकड़ के क्यों नहीं लाती है, इस ऐप को बंद क्यों नहीं करती है? जब छत्तीसगढ़ की पुलिस नोएडा में जाती है महादेव पे कार्रवाई करने के लिए, तो योगी सरकार उन अपराधियों के बीच में दीवार बन के खड़ी जो होती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार महादेव ने देश में अकेली की सरकार ने इसमें कार्रवाई किया। 450 से अधिक कार्रवाई की है, 90 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, महादेव के संगठन के साथ उसकी फोटो भी वायरल हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में भी बात की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने इस संस्था के परीक्षा में क्या गड़बड़ी हुई इसका कोई भी तथ्यात्मक आरोप लगाने का साहस नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ पीएससी को बदनाम करने की साजिश की गई। आप मुद्दे के दिवाले कौन से जुड़ रहे हैं? आपके पास जन सरोकारों के मुद्दे नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि युवाओं के सपनों के पंख लगाने वाली इस संस्था की निष्पक्षता पे आप सवाल कर रहे हैं। की बात करते हैं, आप बड़े बड़े नेता ध्यान देते हैं किसी भी परीक्षा के गड़बड़ियों के क्या क्या मापदंड होते हैं। यदि पीएससी में गड़बड़ी हुई है, अर्थात किसी कोचिंग संस्था के द्वारा आईएमपी क्वेश्चन या पहले से जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं वो क्या है, तो माना जाएगा कि कोचिंग संस्था ने पीएससी से मिलकर कोई गड़बड़ी की, या किसी के द्वारा पैसे की लेन देन की कोई बात हो, या किसी परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा में इतना कम नंबर मिले कि उसके वैद्युत इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिला, तो गड़बड़ी की बात आई। पीएससी में ऐसी कोई गड़बड़ी की बात सामने आई। आप आरोप लगाते हैं कि कैसे दो सगे भाई बहन का चयन हो गया, कैसे आपसी रिश्तेदारों का चयन हो गया, कैसे दो छोटे छोटे नेताओं का चयन हो गया। अरे मंडी अध्यक्ष के पुत्र का चयन हुआ है, ऐसे मंडी अध्यक्ष के पुत्र का चयन हुआ है जो चाह के भी अपने सचिव का ट्रांसफर नहीं कर पाता, वहां पे आरोप लगा रहे हैं। तो इसके पहले भी इस प्रकार हमें 48 को रूल जारी की थी, सिर्फ और सिर्फ कैसे आपसे रिश्तेदारों का चयन हो जाए, इसके अलावा इनके पास कोई आरोप नहीं है। यदि कोई तथ्यात्मक आरोप है तो आप सामने रखिए ना, आप बार बार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, संवैधानिक क्षमता है। जैसे हाईकोर्ट होता, हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोलिजियम बनता है और उसमें केंद्र सरकार का बड़ा योगदान होता है जज की नियुक्ति का, लेकिन इस नियुक्ति के बाद वो सब स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वैसे ही पीएससी में स्वतंत्र संस्था है, नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार का होता है, उसके लिए बताया पैनल होता है, लेकिन नियुक्ति के बाद पीएससी के जो अधिकारी हैं, पीएससी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हो, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। आदरणीय सुशील शुक्ला जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित प्रवक्ता साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं आज मुख्य रूप से गौरव भाटिया के द्वारा टारगेट किलिंग के संबंध में जो आरोप लगाया गया है उसके संबंध में बात करना चाहता हूं। देखिए, 25 मई 2013 की जो घटना घटी थी, मैं उसका भोगी ही नहीं, तस्वीर गवाह भी रहा हूं, मेरे सामने की घटना है। हमसे स्वयं नक्सलियों ने पूछा है कि इनमें से नौजवान कौन है। 23 तारीख को जब हम दंतेवाड़ा गए तो उस दिन की पुलिस सुरक्षा, और 25 मई को जब हम सुकमा गए उस दिन की पुलिस सुरक्षा में बहुत बड़ा अंतर था। टारगेट किलिंग में अगर ये टारगेट किलिंग है तो एक बात समझने की आवश्यकता होती है कि किसी की हत्या से लाभ किसको। तो ये जो हत्या अभी हुई है, इससे या तो नक्सलियों को लाभ हो सकता है, ताकि वो आतंक पैदा कर सकते हैं, या जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी इस हत्या को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है। तो किसी की हत्या के पीछे या किसी षड्यंत्र के पीछे ये मोटिव बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे लाभ किसको होना है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं पे या हिंसा पे जिस तरह से लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, ये इसी तरह का कुत्सित प्रयास है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है
टारगेट किलिंग में हमने अपनी एक पूरी पीढ़ी खोया है और कांग्रेस पार्टी किसी हत्या में विश्वास नहीं रखती। आपने उनको सुरक्षा देने के लिए क्या मापदंड तय किए थे, इसको आप बता दीजिए। और सोलन को सुरक्षा देने के पीछे क्या मापदंड था, इसको आप तब्दील कर दीजिए। आपके नेता ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर में उनकी जान की खतरा था, उनको जान का आशंका था, तो कब आपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सुरक्षा की मांग की? ये सीधे सीधे इस बात को साबित करता है कि उनकी हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश की गई। इससे आशंका बदलती होती इस मामले की इस दृष्टिकोण से भी जांच होना चाहिए कि इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की संदिग्धता तो नहीं है। हमारे घोषणा पत्र में था, हमें यह भी याद है हमारे बिंदु क्रमांक 14 में शराबबंदी था। उस शराबबंदी की घोषणा में हमने यह भी कहा था कि हम 5वीं अनुसूची की पंचायतों से पूछ के और उनको शराबबंदी का अधिकार देंगे। अब शराबबंदी छत्तीसगढ़ में करने के लिए हमने क्यों नहीं किया, उसका कारण है कि हम नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में नोटबंदी के समान शराबबंदी के भयावह परिणाम सामने आए, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति बनी थी उसके बाद से हमने एक सबक लिया। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी एकाएक नहीं चाहते। इसके लिए शराबबंदी के हमने प्रयास किया। 100 दुकानों को हमारी सरकार ने बंद किया। जो छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में 2018 में गोवा के बाद पहले नंबर में था, अर्थात देश में दूसरे नंबर में था, वह छत्तीसगढ़ हमारी सरकार बनने के बाद प्रति व्यक्ति शराब की खपत में 98 नंबर में पहुंच गया। अंग्रेजी शराब की खपत में 15% की कमी आई, देशी शराब की खपत में 10% की कमी आई। इसके साथ मैं अंडरलाइन करके बताना चाहूंगा कि पेशा कानून बना के हमारी सरकार ने 90 से अधिक विकास खंड की पंचायतों को अपने यहाँ शराबबंदी करने की छूट दे दी है। तो शराबबंदी छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इससे एक कदम आगे बढ़ने लगे हैं। हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण नशा मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि शराबबंदी करके बाद लैंड लॉक स्टेट में कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो लोग नकली शराब, जहरीली शराब पी के मरे। ये मेरा इसी में जोड़ना था कि वो हर बार आरोप लगा रहे हैं नियमितीकरण को लेकर, तो आने वाली जो घोषणा पत्र में क्या शामिल होगा? देखिए, घोषणा पत्र का आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में घोषणा पत्र के अध्यक्ष पहले बता पाएंगे या घोषणा पत्र आने के बाद। जहाँ तक नियमितीकरण का सवाल है, हमारी सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के लिए 27% वेतन की बढ़ोतरी की है।